टीसी जंग स्टूडियो में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं नौशाद आलम। टीसी जंग स्टूडियो से मैं आपसे मुखातिब हूं। आज हम आपके लिए एक ख़ास प्रोग्राम लेकर आए हैं। आज हम मॉडर्न बाबा अशोक खरात के संबंध में विस्तार से बात करेंगे। एक बाबा, एक ऐसा नाम जो धर्म के नाम पर महिलाओं का शोषण करता था और उनसे नाजायज़ संबंध बनाता था। और अगर हम ये कहें कि ये हिंदुस्तान का एक मिनी एप्स्टीन है तो गलत नहीं होगा। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में परवेज़ अहमद खान साहब, जो राजनीतिक और सामाजिक मामलों के बड़े जानकार हैं। आज मेरा उनसे पहला सवाल होगा इस संबंध में। परवेज़ साहब, महाराष्ट्र के नासिक में जो मॉडर्न एप्स्टीन का जनक बाबा अशोक खरात था, जिसने धर्म की आड़ में न जाने कितनी महिलाओं का शोषण किया और ज़िंदगी बर्बाद करी और उनसे नाजायज़ संबंध बनाए, आपका इस संबंध में क्या कहना है? नौशाद आलम साहब, आपने दो बातें या दो चीज़ें बहुत बड़ी इस वक्त रेज की है। एक एप्स्टीन और एक अशोक खैरात। अशोक खैरात का मामला क्योंकि सबकी नज़रों में और एप्स्टीन का मामला भी सभी के जानकारी में मौजूद है। ये जो मॉडर्न बाबा है अशोक खैरात, इसके जो क्लाइंट्स थे वो सभी हाई प्रोफाइल फैमिलीज की एजुकेटेड महिलाएं थी। कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, इस तरह के लोग बताए जाते हैं जो जानकारियां मीडिया में मौजूद हैं। वहीं एप्स्टीन का जो क्लाइंट थे उसमें भी बहुत बड़े बड़े लोग, कोई किसी देश का प्रेसिडेंट है, कोई कहीं का राजा है, कोई कहीं का प्रधानमंत्री है, कोई मिनिस्टर है, बिजनेसमैन वगैरह। इस हाई प्रोफाइल केस में महाराष्ट्र की महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी, उनका भी नाम आया है। उनका भी नाम है और बहुत सारे नाम हैं। बात यह है कि देखा, ये जो हमारी सोसाइटी है उसमें इस तरह के लोगों की भरमार है, जिनका जिनके जो मकसद हैं वो कोई ऊंचा पोस्ट हासिल करना, बेशुमार दौलत जमा करना और बहुत ही ऐशो आराम, ये ऐशो अय्याशी की जिंदगी जिनको पसंद है, वो ऐसे मामलात में आपको यहाँ दिखेंगे। अशोक खैरात का जो मामला है वो हैरान करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि अशोक खैरात जैसा वो बानगी है, वो एक बानगी है, जैसे हंडिया में चावल देखते हैं, तो हमारे यहाँ इस तरह के लोगों के अगर आप नाम देखेंगे, गिनेंगे, तो पूरी बहुत मोटी सी किताबें लिख जाएंगी। कई बाबाओं के भी कई नाम इससे पहले आए हैं। बहुत सारे। उन्होंने आपको अगर 2012 का याद हो, दिल्ली में एक बाबा पकड़ा गया था, बाबा भीमानंद, उसका बारे में बड़ी खबरें टेलीविजन पे चली, 12-13 की बात है। बड़े बड़े बाल और रोब, उसने अपना बाबा राम रहीम एक और अलग से एक अलग से पूरा वो बनाया हुआ था, गुफाएं, सुरंगें, और वहां बैठ करके वो लोगों के साथ बाबा गुरमीत, राम आशाराम, दाती महाराज, निर्मल सिंह नरूला, स्वामी तन्मेंद्र, ये तमाम, ये छोट ये बहुत छोटी सी लिस्ट है जो 4, 6, 10 लोगों के मैंने आपको नाम बताए। एक बाबा यहाँ से भाग करके जाके उसने कैलाशा देश बसा लिया पूरा, स्वामी कन्यानंद। उसने अमेरिका के आसपास में कोई आइलैंड खरीद के वहां जाकर के पूरा देश कैलाशा कैलाशा नाम से उसने देश बना लिया है। वही बलात्कार के आरोप थे उस पर, अपने जो साधक साध्वी वगैरह होते हैं उनके साथ। राजनीति में और धर्म में ये बिल्कुल कॉमन है। पॉलिटिक्स में वहां पर सेक्स का बहुत सारी चीजें चलती हैं। इसी तरह से धर्म के नाम पर भी कारोबार चलते हैं। अच्छा, लोग फंस जाते हैं क्योंकि वो इस तरह से मोटिवेट करते हैं लोगों को और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। अब तो चूंकि नई जानकारी है लोगों पे, तो मालूम हो जाता है। पहले नींबू काट कर उसमें से खून निकाल लिया करते थे, अंडे के अंदर से सुइयां निकाल देते थे बाबा लोग। अब
अनजाना आदमी को तो नहीं मालूम ये क्या है। जैसे हाथ में नोट सिक्का लेकर के वो तमाशा करने वाला कभी किसी के कान में से निकाल देता, कभी किसी के मुंह से, किसी की नाक में से, मालूम हुआ सिक्का उसी के पास है, वो निकल हर जगह से रहा है। तो सब तो राजनीति में ऐसे बाबाओं का बड़ा अमल दखल होता है। आपने देखा होगा कि बाबा राम रहीम, आसाराम और अशोक करात अभी लेटेस्ट और रिसेंटली आपके सामने है। इस तरह के बाबाओं का बड़ा इन्फ्लुएंस और प्रभाव होता है राजनेताओं पर और राजनीतिक पार्टियों पर। आखिर क्या कारण है कि ऐसे बाबाओं का सहयोग लेकर के राजनीतिक पार्टियां और राजनेता कहीं ना कहीं ऐसा है, मतलब एक गलत मैसेज और पैगाम देती हैं। समाज वो को समाज को बंधक बना के रखा धार्मिक लोगों ने। राजनीति या राजशाही जब होने लगी तो वहाँ राज पुरोहित और ये तमाम अपॉइंट होने लगे। यानी राजा भी आज़ाद नहीं है, वो भी राजा को भी जो भी सलाह मशवरा देगा राज पुरोहित देगा, वही उनके जो सितारे वगैरह हैं वो देखेगा। और तमाम चीज़ें जंग से पहले मुहूर्त निकलेंगे, नई चीज़ें आने पे, लड़ाकू विमान आने पर नींबू और हरी मिर्च चटकाए जाएंगे। रात में आसमान में बादल हैं कि नहीं है ये देखा जाएगा। अंधविश्वास की कोई सीमा नहीं होती। आप अवैज्ञानिक दृष्टिकोण जब रखेंगे और बड़े लोग जिनके ऊपर समाज में बदलाव लाने की जिम्मेदारी है और जिनके पास ये हक है, ताकत है कि वो जो चाहें उस तरीके से चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं, जब वो बातें करते हैं अवैज्ञानिक, तो हमारे पास 5,000 साल पहले विमान थे, पुष्पक विमान थे, इंटरनेट था और सैटेलाइट थे और ये मिसाइल टेक्नोलॉजी थी और हमारे पास सर्जरी हम करते थे। दसियों हजार साल पहले ये बताएंगे आप लोगों को, तो फिर ये जो लोग हैं उनको आप गुमराह होने से, भटकने से नहीं बचा सकते। वैज्ञानिक अप्रोच नहीं होगी किसी कंट्री में, किसी सोसाइटी में, अच्छा फिर लोग कहेंगे कि अमेरिका तो बहुत हाईली बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ ऐसा क्यों होता है। एक सवाल ये भी पैदा होगा कि भारत में मिनी एफस्टीन आपने कहा और अमेरिका में एफस्टीन, तो वहाँ पर आप एफस्टीन कैसे पनपा। इनको पॉलिटिकल जो संरक्षण है वो जिंदा रखता है, जी जी, वो जिंदा रखता है इनको। कहीं और ना कहीं राजनीतिक संरक्षण ऐसे लोगों को दिया जाता है जिसके कारण ये ऐसे लोग जिंदा रहते हैं और अपनी दुकानें चलाते रहते हैं। बिल्कुल अभी आपने नाम लिया एप्स्टीन का। एप्स्टीन से मुझे याद आया कि अमेरिका में एक एप्स्टीन के नाम का एक व्यक्ति था जिसने बाज़ाब्ता एक टापू बना रखा था, जहां उसने दुनिया भर के अमीरों के लिए अय्याशी का अड्डा बनाया हुआ था। वहाँ छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी लड़कियों तक का कहीं न कहीं शारीरिक शोषण किया जाता था। और हद तो ये कि ऐसी मासूम बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण करने के साथ साथ उनके गोश्त को काटकर बाज़ाब्ता खाया जाता था। तो इस मॉडर्न युग में बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ेगी कि जो बड़े लोग हैं, जिनकी पॉलिटिक्स में, राजनीति में बड़ी पकड़ है और बड़े नामावर लोग हैं, मतलब इस तरह की हरकतें करना मैं समझता हूँ कि मॉडर्न युग के लोगों को शोभा नहीं देती और हमारे और आपके लिए और समाज के लिए एक सवालिया निशान है, जो कहीं ना कहीं हम जैसे लोग और दुनिया के जो अमन पसंद लोग हैं, जो इंसानियत पसंद लोग हैं, वो भी तकलीफ महसूस कर। जब ये एप्स्टीन फाइल आई, उसमें दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग थे, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, सभी के नाम आए। जो इस वक्त दुनिया का सुपर पावर है, वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम आया और अपने देश के भी कुछ लोगों का नाम आया, जिसमें अनिल अंबानी शामिल थे, हरदीप सिंह पुरी का भी नाम शामिल था और हमारे इस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री
मोदी साहब का भी नाम शामिल था। जिस तरह से ये चीज़ें सामने आई हैं वो ये साबित करती हैं कि इस मॉडर्न युग में जहां दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, अंधविश्वास उन पे हावी हो चुका है, और मतलब उससे और अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपनी जवानी को या अपनी जो दूसरी चीज़ें होती हैं उसे पूरा करने के लिए, मतलब इस तरह की हरकतें, इतनी नीच हरकतें, इतनी गलत हरकतें, इतने गलत काम करें, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा है इस दुनिया में, जो तरक्की याफ्ता दुनिया है, इस तरह की हरकतें हों तो हमारे लिए और आपके लिए और इस दुनिया की आवाम के लिए बड़ी तकलीफदेह है। मैं इस सिलसिले में आपसे चाहूँगा कि आप तफसील से बात बताएं, क्योंकि आपने पहले भी इस संबंध में बड़ी तफसील से बात की थी हमसे, तो मैं चाहूँगा कि दोबारा आप उस पर तफसील से रोशनी डालें। एक बात तो ये नौशाद साहब, जैसा भी आपने कहा कि भारत में कुछ लोगों के नाम एब्सटेंट फाइल में आए, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम नहीं शामिल है, बल्कि सिर्फ अभी उनकी तरफ एक इशारा लोग देते हैं, खासतौर से सुब्रमण्यम स्वामी और अभी मधुकेश्वर का जो आ रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी बार बार इस इशू को उठाते हैं। जी जी, मैं बता रहा हूँ। हरदीप सिंह पुरी का नाम उसमें शामिल है। उन्होंने 123 या 126 बार मुलाकातें की। वो ऐसी संस्था के प्रेसिडेंट रहे वहाँ, जिसके ऊपर ये आरोप कल एक दिन पहले ही लगे। एक स्वेटलाना नाम की लड़की है, रशियन, उसको ऑफर किया गया कि हम आपको किसी थिंक टैंक से जोड़ेंगे, और फिर वो उस संस्था से जोड़ी गई जिसके हेड थे हरदीप सिंह पुरी। बाद में उसने खुलासा किया है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो एक लंबी बात है। हरदीप सिंह पुरी का नाम है। अनिल अंबानी की पूरी कुंडली सामने आ चुकी है कि किस तरह से उसने एप्स्टीन के साथ कन्वर्सेशन उसका होता रहा मेल के जरिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का, लेकिन अभी इसमें कोई जिक्र किसी तरह से डायरेक्टली नहीं आया है। एक संदेह है, तो हम उनके ऊपर कोई प्राइम मिनिस्टर को इसमें नहीं बात कर रहे। बात लेकिन यह है, इन्हीं की पार्टी के एक नेता बार बार प्रश्न उठाते हैं। बात यह है कि बाबाओं का जो बात है और ये एप्स्टीन का, तो जैसा मैंने कहा, हमारे पॉलिटिक्स में भी एक जो जो इम्प्रेशन या प्रेशर रहता है वो धार्मिक लोगों का बहुत रहता है। तो किसी भी धर्म के राजनीतिक हों, चंद्रा स्वामी का नाम आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर आदमी थे, जिनको जोड़ करके देखा जाता है कि राजीव गांधी की हत्या भी उन्होंने करवाई। चंद्रा स्वामी का नाम भी आता है उसमें, राजीव गांधी की हत्या में किसके साथ मिलकर करवाई, वो मैं उस पर बात कर चुका हूँ कई बार वीडियोज में, और खबरें भी हमने पब्लिश की हैं। किसके साथ, वो झंडे वालन वाले जो है, अब आप लोग समझ देंगे झंडे वालन वाले कौन है। बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ नौशाद साहब, बात यह है कि देखें, ये जो बैड एलिमेंट्स हैं और इतना बड़ा बड़ा साम्राज्य अपना स्थापित कर लेते हैं, इनको प्रोटेक्शन हर तरह का प्रोवाइड किया था ऊपर से, राजनीतिक संरक्षण मिलता है। भारत के अंदर चंद्रा स्वामी ने अदनान खशोगी की मुलाकात दाऊद इब्राहिम से करवाई थी। आपको यह शायद जानकारी न हो, भारत के अंदर इंटरनेशनल हथियारों का तस्कर था अदनान खशोगी, उसकी मुलाकात यहाँ भारत में किसने करवाई थी? चंद्रा स्वामी ने। चंद्रा स्वामी ने बहुत सारी डील करवाई यहूदी माफिया के साथ। दाऊद इब्राहिम को जिस तरह से एक क्रिमिनल का नेटवर्क होता है, दाऊद इब्राहिम के ऊपर माफिया, टेररिस्ट, सब तरह के, जैसा दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क है, इसी तरह से इनके भी नेटवर्क होते हैं। यह अशोक खैरात कोई मामूली हरा गरा आदमी नहीं है, कोई छोटा आदमी नहीं है। आशाराम, गुरमीत राम रहीम, वो समोसा आपने चटनी से खाया या मीठी चटनी थी, खट्टी चटनी थी। निर्मल सिंह नरूला, ये अपने अपने दरबार सजा के बैठ जाते हो, फिर मीडिया हो या पॉलिटिशियंस हैं वो उनको प्रोटेक्शन देते हैं, कंप्लीटली प्रोटेक्शन प्रोजेक्शन देते हैं उनको, और क्योंकि उनको उनसे अपने हित साधने होते हैं, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है,
वोट दिलवाते हैं, पैसा देते हैं वो चुनाव में, इसलिए उनको हर तरह की मदद मिल जाती है और ये सर्वाइव करते हैं और बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। अब ये अशोक खैरात के मामले में जो मेन गवाह है, मेन गवाह। मैं प्रोफेसर साहब ऐसा जी उसी पे आ रहा हूँ मैं। इस मामले के जो अहम गवाह डॉक्टर जितेंद्र शेलके थे और इस केस के अहम गवाह थे। डॉक्टर जितेंद्र शेलके और उनकी धर्मपत्नी की एक सड़क हादसे में मौत हो जाती है। क्या इसे इस केस का षड्यंत्र माना जाए? और जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, क्या उसमें शासन और प्रशासन दोनों के रोल पर प्रश्न चिन्ह और सवालिया निशान खड़ा होता है? क्या ये सब लोग भी कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र में शामिल होते हैं या उनका सहयोग करते हैं? आपको मैं फिर थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर के जाऊंगा। 2002 के बाद गुजरात में बहुत सारी खबरें आपने सुनी होंगी कि एनकाउंटर होते थे, लोगों के मरने के बाद खबर दी जाती थी कि ये आए थे यहाँ और इनके जो हाथ पैर तार जो भी हैं, संपर्क हैं, वो विदेशों तक हैं। और ये मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी की हत्या करने के लिए आए थे और इनके जेब से ये चिट्ठी बरामद हुई है, उर्दू में लिखी हुई। 2005 में एक आतंकवादी घटना होती है आरएसएस मुख्यालय नागपुर पर, जहां रात के वक्त आतंकवादी पहुंचते हैं, हमला करते हैं, उसमें आतंकवादी मारे जाते हैं और उनके पास जो वेपन वगैरह थे वो बरामद होते हैं। ये मैं बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ, गौर फरमाइए। घटना के दूसरे दिन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव का बयान आता है। चलिए अभी मैं उसी को, नागपुर में आतंकवादी वारदात होती है, उसकी होती है मजिस्ट्रियल जांच। एक सदस्यीय जस्टिस उसकी जांच करते हैं, रिपोर्ट आती है ये हमला फर्जी था। अब अगर हमला फर्जी था तो किसने किया था वो, पहली बात। तो सब बात लंबी हो जाएगी। लंबी हो जाएगी, मैं बात को मैं कंक्लूड। फिर अपने सवाल पे दोबारा आ रहा हूँ। मैं मेरा जो जो अहम सवाल जो है, जो बुनियादी सवाल है, मेरा ये कहना है कि जो इस मामले के अहम गवाह डॉक्टर जितेंद्र शेलके और उनकी धर्मपत्नी थी, मैं प्रश्न को दोहराना चाहूँगा। इस मामले के जो अहम गवाह डॉक्टर जितेंद्र शेलके और उनकी धर्मपत्नी थी, एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। क्या इससे इस केस को कोई षड्यंत्र माना जाए? जो हाई प्रोफाइल केस में इस तरह की घटनाएं होती हैं और उसमें क्या शासन और प्रशासन दोनों का रोल होता है? क्या दोनों पे ही प्रश्न चिन्ह लगता है? जिस तरह का ये मामला सामने आया है और जिस तरह के क्लाइंट्स हैं अशोक खैरात के, उस सूरत में इसको पूरी तरह एक षड्यंत्र माना जाए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अब उनको डर ये है, होगा नेचुरली, कि जब मामला आगे बढ़ेगा तो बहुत सारे पर्दे गिरेंगे, चीज़ें सामने आएंगी और लोग बेनकाब होंगे। इस डर से जो गवाह है वो अदालत में न हो, मामला इसको अशोक खैरात को सजा हो या कुछ भी हो, वो होती रहे, लेकिन हमारे ऊपर कीचड़ न उछले। इसलिए इन तमाम चीज़ों को मैनेज किया था। बहुत संभव है कि इस केस में एक्सीडेंट न होकर के ये हत्या करवाई गई हो, क्योंकि जो जो आरोपी है अशोक खैरात नाम का, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वीडियोज हैं। 1400 से ज़्यादा वीडियोज बताए जा रहे हैं उसके पास, और जो देखे अब तक हम लोगों ने सोशल मीडिया पे मौजूद है उसमें से कुछ। तो आप देख सकते हैं किस तरह के क्लाइंट्स हैं उसके। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है जो हमारे यहाँ बहुत आसानी से हो जाती है। वही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा था पिछली बात में, कि आपने गुजरात हो या नागपुर में आतंकवादी हमला हो या और चीज़ें, वहाँ किस तरीके से कॉन्स्पायरेसी षड्यंत्र काम करते हैं। या अशोक खैरात, ये अफीन, ये कोई अचानक से पैदा हो जाने वाली चीज़ें नहीं है। इंटेलिजेंस को क्यों नहीं मालूम
हर जगह एलआईओ होती है, लोकल इंटेलिजेंस की यूनिट होती है। एलआईओ का क्या काम है? आपको क्यों नहीं मालूम ये इतना बड़ा सब कुछ चल रहा है? कैसे हो जाता है ये? पल पल की खबर मिलती है प्रशासन को, सरकार को, फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या आप ये समझ रहे हैं कि प्रशासन को जानकारियां नहीं होती या सरकार को जानकारियां नहीं होती? लेकिन आंखें बंद करके रखी जाती है। वहां से बहुत सारे लोगों का अपना निजी स्वार्थ पूरा हो रहा होता है। ये तमाम चीजें फिर अशोक गहलोत जैसे लोगों को सरवाइव करने में हेल्प करती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश साहब। तो हम ये मान लें कि इस तरह के लोगों को कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रशासनिक और शासनिक संरक्षण मिलता है, और ये बात गौर करने की है कि ऐसे लोगों का हम जो सामाजिक लोग हैं, जो इंसानियत दोस्त लोग हैं, वो खुल के विरोध करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया सर।